आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं आरएस नॉमेनक्लेचर की। आरएस नॉमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए देखते हैं हम लोग इसको। और आरएस नॉमेनक्लेचर में आपको ध्यान रखना होता है कि कार्बन के चारों तरफ कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं, उनको एटॉमिक नंबर की बेसिस पे प्रायोरिटी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कार्बन के चारों तरफ एक ब्रोमीन अटैच है, एक आयोडीन है, एक क्लोरीन है, एक फ्लोरीन है। तो अगर एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास की प्रायोरिटी देखोगे आप, तो आयोडीन का एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा और फिर होगा फ्लोरीन का। तो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी आयोडीन को मिलेगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी। और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी अगर बोले तो हम लोग को फ्लोरीन को मिलेगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग आरएस नॉमेनक्लेचर को करते हैं। देखिए कैसे लिखना है, किस कंपाउंड को आर बोलेंगे और किस कंपाउंड को हम बोलेंगे एस। कॉन्फ़िगरेशन इसकी बात करते हैं। सपोज मान लीजिए ये एक कार्बन है आपके पास, यहाँ पे आपका CH3 अटैच है, एक जगह पे Cl अटैच है, एक जगह पे Br है और एक जगह पे H अटैच है। इस कार्बन के अराउंड हमको कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आर या एस। ठीक है, तो देखिए क्या करें। सबसे पहले जिसका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा होगा, एटॉमिक वेट के हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। यहाँ पे अगर देखें तो ब्रोमीन की हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी ब्रोमीन को, उसके बाद उससे कम एटॉमिक वेट होगा क्लोरीन का, उसके बाद उससे कम एटॉमिक वेट होगा कार्बन का, और सबसे लास्ट में मिलेगा हाइड्रोजन को प्रायोरिटी। ठीक है, तो जो आपका जिसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मिलती है उस ग्रुप को बोलते हैं HPG, और जिसको सबसे कम मिलती है उसको बोलते हैं LPG। HPG एंड LPG। HPG होता है आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, और LPG होगा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। अब इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको 1, जिसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, 1 से लेकर के 1 2 3 पे जाइए। अगर हाइड्रोजन आता है तो उसको स्किप कर दीजिए और देखिए कि किस तरीके से बनता है। अगर हम इस 1 ग्रुप से जाते हैं 2 पे, तो देखिए इस तरीके से 1 से गए 2 पे, 2 से गए 3 पे। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये जो डायरेक्शन बन रहा है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? कैसा डायरेक्शन बन रहा है ये? आवाज आ रही है बच्चों प्रॉपर? डायरेक्शन कैसा बना ये? क्लॉकवाइज बना? बोलिए बच्चों, क्लॉकवाइज बना? तो अगर आपका डायरेक्शन क्लॉकवाइज बनता है तो इसको बोलते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर यही डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा तो उसको हम लोग बोल देंगे आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपका क्लॉकवाइज बनता है तो उसको एस बोल दोगे, और अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो उसको आप बोल दोगे आर कॉन्फ़िगरेशन। यहां तक बात क्लियर है? यस मैम। अब आर और एस के फुल फॉर्म भी मैं लिखा देती आपको तो अच्छा रहता। आर इज फॉर अच्छा क्लॉक, ये रिवर्स है, जस्ट जस्ट रिवर्स है। ये आर है
और ये S। क्लॉकवाइज इज R, एंटी क्लॉकवाइज इज S। ठीक, तो इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या निकाला, अगर हम निकाले तो क्या आ गया, R आ गया। अब देखिए इसी का दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमने कंपाउंड बनाया, यहाँ पे लगा दें COH, यहाँ पे लगा देते हैं CH3, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे H, यहाँ पे Br लगा दिया, यहाँ पे H। ठीक है, अब देखते हैं, ये कार्बन की चेन है, पूरी वर्टिकल लाइन है, और ये आपका है कायरल कार्बन। अगर इसको आप बोलोगे COH ग्रुप यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और इधर CH3 है, तो आप देखो कि जहाँ पे COH ग्रुप है उसको अगर नंबरिंग करोगे तो इसको 1 कार्बन बोलोगे, इसको 2 कार्बन बोलोगे, इसको 3 बोलोगे, और इस कार्बन को बोलोगे 4। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये है कि जो सेकंड कार्बन है वो R है या जो सेकंड कार्बन है वो S है, जो थर्ड कार्बन है वो R है या थर्ड कार्बन क्या है, S है। जो कार्बन का नंबर होता है उस वो नंबर आगे लिखते हैं और उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उस कंपाउंड का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं कि R और S हम कैसे चेक करें। आप देखो इसके लिए रूल देखते हैं ध्यान से। इस कार्बन को ध्यान से देखो, बाकी को नहीं देखना है। ये ऊपर वाले कार्बन को, सेकंड नंबर कार्बन को देखो, अगर यहाँ पे देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में O, राइट हैंड साइड में H, और ऊपर की तरफ C, और नीचे की तरफ भी C। देख पा रहे हैं? अब हाईएस्ट प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करें? अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा कार्बन के कंपैरिजन में, ये बात सबको मालूम है। यस मैम। तो अगर इस कंपाउंड में ध्यान से देखें तो अब जब इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो इसको देखना है, इतने पोर्शन को देखना है, इतने पोर्शन को वॉच करना है। इसको देख रहे हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दीजिए। यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, और इस कार्बन के साथ अगर हम देखें तो क्या अटैच है, ब्रोमीन अटैच है। इस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है और इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, ऑक्सीजन। तो कार्बन के साथ अगर ब्रोमीन अटैच है तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अगर हमने इसको दिया था 1 नंबर, इसको दिया था 1 नंबर, तो इस कार्बन को दोगे 2 नंबर। ठीक है, अब ये वाले 1 2 3 4 हम हटा देते हैं एक बार के लिए नेमिंग के लिए, ये वाले, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये तो हमने चेन के लिए किया था ना। ऑक्सीजन को दिया 1, इस कार्बन को 2 दिया, इस कार्बन को 3 दे दीजिए, और फिर उसके बाद ये जो होगा इसको 4 दे दीजिए, हाइड्रोजन को 4 दे दीजिए। ठीक, अब हमें 4 को छोड़ देना है, 1 2 3 करना है। तो 1 2 3 जब करोगे तो 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ। तो आप क्या देते हो, 4 को छोड़ना है हमेशा। 1 2 3 जब करते हो तो ये कैसी डायरेक्शन मिल रही है आपको, एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है क्या, एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज में मैंने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपको बोला था, एस। ठीक, लेकिन एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखना है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे अगर है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे है, मतलब अगर इस पे लगा हुआ,
ठीक है, तो वर्टिकल लाइन पे अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा तो आप उसको लोगे, जो कॉन्फ़िगरेशन आपका आंसर आ रहा है वही आंसर हो जाए। लेकिन अगर एलपीजी आपका, हाँ, एलपीजी आपका आता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है ये वाली लाइन पे, इस लाइन, तो हाइड्रोजन तो इसी लाइन पे आ रहा है। अगर एलपीजी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा जो आपने आंसर निकाला है उसका जस्ट अपोजिट, मतलब एग्जैक्टली इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आंसर विल बी आर। बात क्लियर हुई? इसका मतलब ये राइट है, 2R राइट है, 2S क्या है, रॉन्ग। अब थर्ड के लिए हम लोग देखते हैं, ये वाला कार्बन थर्ड है, इसके लिए देखते हैं, इसके लिए इसको एक बार इसको नोट कर लीजिए तो फिर मैं अगली स्लाइड पे बताऊंगी, एक ही स्लाइड में वो हो जाएगा। इसको चारों जन नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया बच्चों? यस मैम। अब सेकंड वाले, थर्ड वाले कार्बन के लिए, हाँ, ठीक है, तो स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए। इफ एलपीजी एट हॉरिजॉन्टल लाइन और स्ट्रक्चर में ऐसा भी दिख सकता है, डॉटेड पे भी दिख सकता है, डॉटेड, डॉटेड ये वाला होता है ना, डॉटेड लाइन पे अगर है, डॉटेड लाइन से बना हुआ अगर एलपीजी, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिवर्स। तो कॉन्फ़िगरेशन जो आप आंसर निकाल रहे हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके, उसका रिवर्स आंसर होगा। अब थर्ड वाले का करें, थर्ड वाले का करते हैं। स्ट्रक्चर था अपना COH ऊपर COH था, इधर CH3 था, लेफ्ट में OH और इधर था Br और इधर। अब हम लोग फोकस कर रहे हैं इस कार्बन पे, ये वाले कार्बन। इस कार्बन पे अगर देखो तो एक तरफ Br है, एक तरफ H है, एक तरफ कार्बन है और ये भी कार्बन है, ठीक। अब Br को तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी क्योंकि एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा Br का होगा। फिर कार्बन और कार्बन, हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट है तो इसको 4 मिलेगा। 4 से वैसे भी अपने को ज्यादा मतलब नहीं है, 4 में बस यही देखना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है या डॉटेड लाइन पे है, तो इन्वर्ट कर देना है। इस कार्बन और इस कार्बन में प्रायोरिटी किसको दें, देखो इस कार्बन पे अगर देखो तो 3 H जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पे अगर देखो तो इधर O, इधर C, इधर H, यानी कि ये O का ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ज्यादा हो जाएगा, C का भी ज्यादा हो जाएगा,
तो इसको प्रायोरिटी हम देंगे। पहला एटम तो सेम था, इसके अराउंड ये भी कार्बन था, ये भी कार्बन था। तो अब हम अगले एटम पे चले जाते हैं। अगले एटम में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे नीचे वाले में, और ऊपर वाले में अगर हम लोग देख रहे हैं तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ कार्बन, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन। यहाँ 3 हाइड्रोजन थे तो प्रायोरिटी मिल गई इसको। तो ये 1 था, ये कार्बन को प्रायोरिटी मिली 2, और ये बना 3। अब अगर हम 1 2 3 जाते हैं 4 को छोड़ते हुए, तो इस तरीके से बनेगा। 1 से जाएंगे 2 पे, 2 से जाएंगे 3 पे, ऐसे ही तो जाएंगे। तो ये कौन सी डायरेक्शन बनी? क्लॉकवाइज बन रही है। Yes, ma'am. अब क्लॉकवाइज तो बन रही है, लेकिन जो एलपीजी है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन कौन सी लाइन पे है? हॉरिजॉन्टल है। अगर वर्टिकल लाइन पे होगा तब तो सेम कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी क्लॉकवाइज के हिसाब से। क्लॉकवाइज के हिसाब से आर होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी एस। क्लियर है पॉइंट? सबको बात समझ में आ रही है? आर एस कैसे कर रहे हैं? Yes, ma'am. तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका क्या आ गया? पहले वाले का हमारा आंसर आया था आर, और दूसरे वाले का आंसर क्या आ गया? एस। तो यानी अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे इस कंपाउंड का तो ऐसे लिखा जाता है 2R एंड 3S। ऑप्शंस आपको ऐसे बनाएंगे 2R एंड 3S, 2R एंड 2R, 3S एंड 2S, इस तरीके से करके बना देंगे। थ्री आर 2S ऐसे बना देंगे। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। बात क्लियर है? Yes, ma'am. ये नोट कर लिया ये वाला सेकंड वाले का? नोट हो जाए तो बता दीजिए। हो गया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब एक एग्जाम्पल एक दो आप करके बता दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको आया कि नहीं आया। एक ये है, इसका करिए इस कंपाउंड का। चलिए इसका करिए। फर्स्ट वाले का तो आ रहा है। फर्स्ट वाले का आर हो रहा है। अच्छा, बाकी लोग भी निकालें आंसर। फर्स्ट का आर और सेकंड का एस। प्रथमेश आया बेटा? हाँ, मैम. आर और एस आ रहा है?
हाँ मैम फर्स्ट तक बाहर। चलो निकालें। यहाँ पे कार्बन है, इसके बगल में ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन के बगल में हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है जो कि इस तरीके से अटैच होगा। अगर C2H5 को लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन अटैच है और 2 हाइड्रोजन अटैच है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि COH को पहली प्रायोरिटी दे दीजिए, CH3 और ये जो CH2 है इसमें प्रायोरिटी मिलेगी ये CH2 वाले को, क्योंकि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन अटैच है। इस कार्बन को अगर देखोगे तो ये ऐसा होगा, इस पे 2 हाइड्रोजन है और 1 CH3 अटैच है। इसका मतलब इस कार्बन पे 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और इधर से 1 कार्बन तो है ना। तो इस कार्बन पे आपके अटैच है 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन और इस कार्बन पे है 3 हाइड्रोजन, तो प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी। तो ये नंबर 2 हो गया, ये हो गया नंबर 3 और हाइड्रोजन को लास्ट प्रायोरिटी मिलती ही है। 1 2 3 कर देते हैं, 1 से जाते हैं 2 पे, 2 से जाते हैं 3 पे। कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी बन रहा है। एंटी का मतलब ऐसा आना चाहिए था, लेकिन अगर हम लोग देखें तो H कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना R। यही आ रहा था सबका, यस मैम। R आ गया आंसर। सेकंड वाले का देखते हैं। सेकंड वाले स्ट्रक्चर में अगर देखो तो यहाँ पे C के बगल में 2 O है, यहाँ पे C के बगल में 1 O है, यहाँ पे C के बगल में 1 O है ना। तो अब किसको प्रायोरिटी दें? सबसे पहले C के बगल में 2 O है तो इसको तो पहली प्रायोरिटी दे दो, ठीक। उसके बाद अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे C के बगल में एक O है, H है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इस जगह पे अगर देखोगे तो CHO को तुम ऐसे लिख सकते हो, CHO को अगर तोड़ो तो CHO को तुम लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो जहां पर डबल बॉन्ड से जुड़ा है उसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं इससे, तो इसका मतलब इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी नंबर 2, इसको मिलेगी नंबर 3 और ये है 4। यहाँ पे जो फोर्थ ग्रुप है LPG जो है वो डॉटेड लाइन पे है, और मैंने बताया था अगर डॉटेड लाइन पे होगा तो सेम कॉन्फ़िगरेशन जो आपका आंसर आएगा वही लिखना है। तो 1 2 3 कर देते हैं, इधर से 1 2 3 कर दोगे तो डायरेक्शन कौन सी आ रही है, एंटी दिखाई दे रही है या क्लॉकवाइज दिख रही है? क्लॉकवाइज आ गया। तो अगर क्लॉकवाइज आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा, R। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, पॉइंट क्लियर है? बोलिए बच्चों, आप लोग का भी R ही आया था? हाँ किसमें? डॉटेड लाइन। हाँ, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डॉटेड लाइन पे है तो सेम रहेगा। अगर अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मान लो ऐसे हो जाता, वेज पे दिखता, इस पे दिखता अगर हाइड्रोजन, तो क्या करते, फिर रिवर्स कर देते, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऐसे दिख जाए, ये फिशर प्रोजेक्शन बनाया है, और ये वाला जो होता है, ये वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, ये तो हम लोग वाला बनाते हैं 3D में, है ना। तो यस मैम। मैम वो अभी आपने पॉइंट लिखवा था ये वाला हाँ स्टार्ट में आते हैं हाँ जिसमें डॉटेड लाइन लिखवाया आपने। हाँ तो लिखवाया। अच्छा, डॉटेड लाइन में रिवर्स कर दिया है। यस मैम। डॉटेड लाइन होती है पीछे की तरफ, तो
डॉटेड पे तो नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल पे तो रिवर्स करते हैं। अगर ये डॉटेड पे है तो रिवर्स नहीं होगा। डॉटेड वर्ड हटा दो, फिर इसको वाली लाइन लिख दो, वेज लिख दो, वेज लिख दो, डॉटेड हटा दो। मेरे दिमाग में तो वो चल रहा था, पर हाँ, फिर भी आंसर क्या आएगा? एस क्यों आएगा? तो रिवर्स तब करेंगे जब वेज पे होगा। जब डॉटेड पे है तो सेम रखना है। तो डॉटेड पे है तो आया क्या है हमारा, आर आया है, तो आर ही आएगा। ठीक है, आप कर लेंगे। यस मैम। अब आर एस कर लेंगे मेरे ख्याल से, तो आप बिल्कुल सिंपल आ जाता है तो उसमें तो परेशानी वाली कोई बात नहीं होती है। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेट करके देते हैं तो आपको देखना पड़ता है। एक और करिए, जैसे कार्बन पे आपने लगाया HOH CH3, ये है, इसको करिए। इसको करके बताइए। मैम एस। कैसा आ रहा है? ध्यान से करिए। हम्म, देखा जाए। चलिए, यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन से कार्बन, यहाँ पे कार्बन से कार्बन, यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को तो 4 नंबर दे दो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है तो इसको 1 नंबर दे दो। अब बचते हैं इन दोनों में, दोनों कार्बन है तो इसमें कंपटीशन होगा। यहाँ पे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या मैंने एज्यूम करना बोला कि 3 कार्बन अटैच है। यहाँ पे इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे इस कार्बन से 3 कार्बन, तो इसका मतलब इसको मिल जाएगी प्रायोरिटी। तो ये 1 था तो ये बन जाएगा 2, ये बनेगा 3। अब 1 2 3 में घुमा देते हैं। 1 से चले गए 2 पे, 2 से चले गए 3 पे। कौन सी डायरेक्शन दिखाई दे रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दिख रही है अपने को। तो क्लॉकवाइज के हिसाब से होना क्या था, आर, एच कहाँ पे है, एच हॉरिजॉन्टल पे है, एच वर्टिकल पे होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हॉरिजॉन्टल पे है तो रिवर्स हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, एस। कोई दिक्कत? कर लेंगे अब।
अब करिए जरा फटाफट से, प्रायोरिटी मालूम है आपको? इस कंपाउंड का करिए जरा। आ रहे लिखे प्रायोरिटी। प्रायोरिटी तो पता ही है आपको, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे। फर्स्ट से सेकंड पे गए, सेकंड से थर्ड पे चले गए। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो होना क्या चाहिए था, लेकिन हो क्या जाएगा? हाँ, क्योंकि ये एच कहाँ पे दिख रहा है आपको? हॉरिजॉन्टल पे। अब कर लेंगे। यस मैम। तो आपने सीख लिया आर एस नॉमेनक्लेचर भी सीख लिया, और आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी सीख लिया। आपने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी सीख लिया। अब आपको एक और चीज सिखा देते हैं। चलो, अब इसमें इससे ज्यादा नहीं करते हैं, आर एस नॉमेनक्लेचर में इतना काफी है अपने लिए। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म के पॉइंट पे आते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में छोटी छोटी चीजें, कई चीजें उनको कर लेते हैं, उसी में इफेक्ट करेंगे। सबसे पहली बात, रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर हम बोले तो जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। एक कैटेगरी है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरी कैटेगरी है न्यूक्लियोफाइल। मेजर में दो कैटेगरी है, एक है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरी है आपकी न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग रिएजेंट में एक कैटेगरी इलेक्ट्रोफाइल, दूसरी कैटेगरी है आपकी न्यूक्लियोफाइल। अब मीनिंग तो सब लोग जानते होंगे इसका। यस मैम। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर, फिलस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, जो आपका पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। इलेक्ट्रॉन लवर का मतलब है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच हो। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के लिए अगर अट्रैक्शन है किसी चीज में तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रोफाइल। और अगर कोई न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के लिए अगर अट्रैक्शन है तो उस स्पीसीज को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बात इतनी? ये पॉइंट क्लियर है तो एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको फटाफट से थोड़ा सा। नोट कर लिया आपने? यस मैम। अब देखो,
इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अगर स्पीसीज है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज वाली भी हो सकती है। किसी स्पीसीज पे अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पे वो अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। या वो न्यूट्रल भी हो सकता है, स्पीसीज ये न्यूट्रल भी हो सकती है और पॉजिटिव चार्ज वाली भी हो सकती है। अगर एग्जांपल में हम लोग देखें इलेक्ट्रोफाइल तो H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दिखाई देता है तो H प्लस जाकर के तुरंत उस पर अटैच होना चाहता है। Br प्लस, Cl प्लस, NO2 प्लस, ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो नाइट्रेशन में NO2 प्लस को अटैच कराते हैं, हेलोजिनेशन में Cl प्लस को अटैच कराते हैं, हाइड्रोजनेशन, सल्फोनेशन की बात करें तो SO3 को अटैच कराते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं तो CH3 प्लस, कार्बोनियम आयन, अगर कार्बोनियम आयन को देखो तो कार्बोनियम आयन का जो कार्बन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए ये कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उससे जाकर के अटैच होने की कोशिश करता है। क्लियर है बात इतनी? यस मैम। अब अगर हम लोग न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल देखें तो न्यूट्रल में क्या क्या हो सकता है, जैसे ये जो SO3 स्पीसीज थी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है, न्यूट्रल की कैटेगरी में आएगी, ये कैटेगरी हो जाएगी न्यूट्रल। ये पॉजिटिव चार्ज वाले एग्जांपल थे। अगर न्यूट्रल में देखें तो सबसे पहला हम लोग SO3 ले सकते हैं। SO3 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है लेकिन ऊपर से कैसी दिखाई देती है, न्यूट्रल। BF3 को देख लो, अगर BF3 का अगर स्ट्रक्चर बनाते हो बोरॉन ट्राइक्लोराइड का, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते थे इसका ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। और बोरॉन को अगर देखो तो बोरॉन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। अगर इसने 3 बॉन्ड बना लिए तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अभी भी बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जांपल में हम लोग पढ़ते थे इसको, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है इसका। इसका मतलब वैसे तो न्यूट्रल दिखाई दे रहा है लेकिन बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर इसके पास कोई ऐसा एटम आ जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो ये तुरंत उससे अटैच हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो यानी BF3 भी कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन का लवर है। और एग्जांपल अगर देखें तो हम लोग आजकल ऑर्गेनिक में खूब एनहाइड्रस Cl3 यूज करते हैं, ZnCl2 यूज करते हैं, ये सब आपके हो गए इलेक्ट्रोफाइल। FeCl3 हो गया, CH3CO प्लस हो गया, एसाइल ग्रुप जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे हमारे हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये उसकी कैटेगरी में आएगा, चार्ज वाले RCOCl हो गए, ये सारे हो गए हमारे इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है बात? यस मैम। जल्दी से एग्जांपल कर लीजिए, तो न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल करा दें। नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा। हो गया। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल में अगर हम बात करें कि ये नेगेटिव चार्ज वाले हो सकते हैं या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। नेगेटिव चार्ज में अगर देखो तो जैसे Cl माइनस हो गया, Cl माइनस के पास इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये क्या करता है, पॉजिटिव वाले पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, न्यूक्लियस लवर। यानी जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वहां पे अटैक कर देगा। जैसे पानी
H2O, H2O की अगर बात करो तो H2O ये न्यूट्रल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। H2O को स्ट्रक्चर को अगर देखो तो H2O पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। वो स्पीसीज जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होती है वो ऐसी जगह पे अटैक करती है जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफाइल। जैसे OH माइनस ये होगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस पे अटैक करेगा। और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आपका ईथर में OR की हम लोग बात कर सकते हैं। OR, OR ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप, या आप ऐसे लिख दो इसको ROR, तो ये भी बन जाएगा क्योंकि इसके ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होते हैं। अगर हम बात करें अमोनिया की NH3, तो NH3 पे भी लोन पेयर है, तो वो स्पीसीज जिस पे लोन पेयर दिखाई दे रहा है या वो स्पीसीज जिस पे नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हमेशा किसके ऊपर अटैक करेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो सेंटर होगा, इसका मतलब उसके पास कमी है, तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो उस पर कौन काम करेगा, नेगेटिव जाकर के अटैक करेगा। क्लियर है बात? यस मैम। एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। हो जाए तो बोलिए। ये सब पढ़ चुके होंगे आप लोग पहले थोड़ा बहुत, यस मैम। पढ़ चुके हैं, तो ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत इजी चीजें पढ़ा रहे हैं। ठीक है हो गया। ठीक ठीक हो रहा है। अब देखो एक रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। एक रिएक्शन की बात करते हैं ऐसे एग्जांपल लेके। जैसे मान लो ये अमोनिया मॉलिक्यूल है आपका, अमोनिया के पास लोन पेयर है और ये रहा आपका BF3 मॉलिक्यूल। BF3 की अगर बात करें तो BF3 की अगर बात करो तो BF3 में यहाँ पे मैंने बताया था 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, BF3 और NH3 के बीच जब रिएक्शन होता है तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये चले जाते हैं बोरॉन के पास। और फाइनली इस रिएक्शन को दिखाया जाता है ऐसे कि NH3 ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के BF3 को इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये जो था ये कहाँ पे अट्रैक्ट हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जो अमोनिया था उससे अट्रैक्ट हुआ, इसलिए इसको हम लोग BF3 को क्या नाम दिए थे, इलेक्ट्रोफाइल। और ये ऐसी जगह पे, अमोनिया ऐसी जगह पे अट्रैक्ट हुआ जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है खुद, तो कमी वाले पे अटैक करता है, और जिसके पास कमी है वो ज्यादा वाले पे अटैक करता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियो। तो ओवरऑल में अगर देखो तो इलेक्ट्रोफाइल को जिस चीज की कमी थी उसको पूरा किया न्यूक्लियोफाइल ने, और न्यूक्लियोफाइल को जिस चीज की दिक्कत थी उसको पूरा किया इलेक्ट्रोफाइल ने। तो ओवरऑल में अगर देखो तो रिएक्शन किसके किसके बीच में हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बीच का रिएक्शन दिखाई दे रहा है। क्लियर है बात? यस मैम। नोट कर लीजिए, डन।
हो जाए तो बोलिए। न्यूक्लियोफाइल में एक एग्जांपल RMGX पे लिख लीजिए और एक LiAlH4 भी लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसकी आवाज है? इसमें एक एग्जांपल RMGX पे लिखिए न्यूक्लियोफाइल में, एक RLI लिखिए, एक LiAlH4 भी लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, देखने से पता नहीं लगते हैं लेकिन ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। RMGX में R देता है, RLI में R देता है इलेक्ट्रॉन, और LiAlH4 में H देता है इलेक्ट्रॉन। जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर स्टार बना दीजिए। पॉइंट क्लियर है? ये स्लाइड नोट हो गई थी ना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल? यस मैम। अब देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं वाटर से हम बनाना चाहते हैं H3O+, वाटर से बन रहा है हाइड्रोनियम आयन। तो कैसे बनता है ध्यान से देखिए। वाटर मॉलिक्यूल है आपका HOH, स्क्रीन पे देखिए। ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर, इसके पास आया अपना गरीब आदमी हाइड्रोजन H+, जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कौन है? गरीब आदमी, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। तो गरीब आदमी जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को देखता है, सोचता है कि उसके लोन पेयर को लेकर के उससे अटैच हो जाए, तो क्या करता है? ये गधा बनाता है किसको? वाटर को। और वाटर के पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे करके इस हाइड्रोजन को जोड़ लेता है। जैसे ये जोड़ता है, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो गए वैलेंस शेल के, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर बचा हुआ होता है और एक लोन पेयर ये बॉन्ड बनाने पे यूज हो जाता है। तो ये स्पीसीज बनती है H3O+। अगर इस रिएक्शन में देखें तो ये था इलेक्ट्रॉन रिच, वाटर था इलेक्ट्रॉन रिच। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच होगी वो काम करेगी न्यूक्लियोफाइल की तरह, और वो स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो काम करेगी इलेक्ट्रोफाइल। तो ये भी रिएक्शन किसके किसके बीच में हुआ? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच। बात क्लियर है? एग्जाम्पल नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़े हम लोग। हो गया? अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जब रिएक्शन की हम बात करते हैं तो फिशन की बात करते हैं। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड बनेंगे। तो ये जो बॉन्ड का फिशन हो रहा है वो कितने तरीके का होगा? बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा
वो कितने तरीके का होगा इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दो तरीके के क्लीवेज हैं। आज क्लीवेज की बात कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड फिशन या इसी को कहते हैं बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड कैसे टूट रहा है, किस तरीके से टूट रहा है, उसकी बेसिस पे दो तरीके से बॉन्ड फिशन का सिंपल मीनिंग आप सबको पता है। 12th क्लास में आप तो इतने रिएक्शन आप कर ही रहे हैं, तो आपको सीधे सीधे बस टू द पॉइंट बात पे आ जाते हैं कि बॉन्ड फिशन दो तरीके का है। एक को बोलते हैं होमोलिसिस या कहते हैं इसी को होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन। और दूसरा होगा हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक लिसिस या इसी को बोल देंगे हेट्रोलिटिक फिशन। अब दोनों केस क्या है, एक एक बार एक एक एग्जांपल लेकर के समझ। ध्यान से देखो। जैसे मान लो Cl2 मॉलिक्यूल है, तो Cl2 मॉलिक्यूल में आपको पता है कि Cl और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों क्लोरीन इसको इक्वल उससे खींच रहे होंगे। अगर कोई फिशन इस तरीके से हो कि ये वाला क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के और ये वाला क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाए, अलग हो जाए, दोनों बॉन्ड को ब्रेक करें और ये वाला क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर ये वाला अपने, तो अगर ये बॉन्ड फिशन होगा तो एक तरीके के रेडिकल बनते हैं। यहाँ Cl फ्री रेडिकल और यहाँ भी Cl फ्री रेडिकल बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग Cl फ्री रेडिकल। और इस क्लीवेज में बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले एटम अपने ही अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के सेपरेट आउट हो गए। इसने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था, वो लेकर के अलग हो गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था सिंगल बॉन्ड में, ये लेकर के अलग हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिशन। आपने बॉन्ड में जितना कंट्रीब्यूट किया है, अगर इक्वल अमाउंट लेकर के दोनों अलग हो गए तो बोलते हैं होमोलिटिक फिशन। अब आ जाती है बात हेट्रोलिटिक पे, देखिए ध्यान से। होमोलिटिक फिशन में हमेशा फ्री रेडिकल बनेगा, उसके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। हेट्रोलिटिक में देखिए क्या केस बनेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3Cl का मॉलिक्यूल है, कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से खींचेगा। तो अगर कुछ बॉन्ड का फिशन इस तरीके से हो जाए कि एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के गायब हो जाए और एक के पास कमी रह जाए इस तरीके से, तो इस Cl पे माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो लेके गया ही, इसको भी ले, कार्बन के भी को भी लेके गया, तो यहाँ Cl माइनस बन जाएगा और ये जो कार्बन है इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर फिशन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन रहे हैं, अगर एक ही एटम लेकर के इलेक्ट्रॉन जा रहा है और एक नहीं जा पा रहा है, तो जो नहीं जा पा रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो लेके जा रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज, ऐसे आयन प्रोड्यूस होते हैं। इसको हम कहते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। पॉइंट क्लियर है? यस मैम।
नोट कर लिया आपने? CH4 मॉलिक्यूल है, एक बॉन्ड को तोड़ना चाह रहे हैं इसके, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके गया। तो देखिए फ्री रेडिकल जब बनते हैं, जब होमोलिटिक फिशन होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ऐसा एरो आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा हो इसको हाफ एरो कहते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे बनेगा CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। कर लेंगे ये एग्जांपल। बोलिए बच्चों। यस मैम। चलिए आज की आपकी क्लास करते हैं ऑफ, अगले क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की, ठीक है? थैंक यू मैम। गुड नाइट। गुड नाइट।